जय हिंद स्टूडेंट। हमारे चैनल का उद्देश्य आप सभी को सभी विषय का कंसेप्ट से तैयारी कराना है, जिससे आप सभी अपने गोल को प्राप्त कर सके तथा सफल स्टूडेंट बन सके। जय हिंद स्टूडेंट। आज हम जानने वाले हैं क्लास 9th NCERT बुक इतिहास में लेसन 1 है हम लोग का भौगोलिक खोजे। दोस्तों आज हम आप लोग एक मानचित्र लिए हैं और इसे बोर्ड पर टांग दिए, ठीक है। इसके बाद से इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि बोर्ड पर लिखा होगा आप लोगों को डील करके समझाया जाएगा, जो कि अभी समझा दे रहे हैं। उसके बाद से आप लोग विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। इस मानचित्र को यहाँ पे लाने का मकसद क्योंकि कौन सा देश कैसे कैसे किसी देश को खोजा, भौगोलिक खोजे कैसे कैसे हुई, उसको थोड़ा चर्चा कर देना। और इसी तरह सभी लेसनों का, जैसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसके बाद थर्ड लेसन है फ्रांस की स्वतंत्रता संग्राम, सबको बताया जाएगा। और द्वितीय विश्व युद्ध में ये जो मानचित्र है काफी भूमिका निभाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश किस पर आक्रमण किया, कब आक्रमण किया, लिटिल बॉय जो जापान है, अमेरिका ने जापान पे यहाँ है वो कब छोड़ा, नागासाकी हिरोशिमा सबसे पहले छोड़ा, नागासाकी पे छोड़ा। ये सब चर्चा यानी इतिहास की अब निचोड़ हम निकालने चल रहे हैं, क्योंकि बिना समझ के ज्ञान बेकार है। इसलिए हमने समझाने की कोशिश पूरा 100% करूंगा। आप लोग सिर्फ मेरी बातों को कंसेप्ट पूर्वक सुनिएगा। इसके लिए देखिए हमने एक मानचित्र ले लिए हैं और मानचित्र से कौन सा देश कैसे कैसे तुरा और यूरोप को जो मध्यकालीन यूरोप है समय में उसे अंधकार युग क्यों कहा जाता था, सामंतवादी व्यवस्था कैसे कैसे थी, ये सब विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए सबसे पहले कि क्या हुआ कि हम लोग जानते हैं कि वर्ग 8 में अभी फर्स्ट ईयर पढ़ चुके हैं कि देखिए सबसे पहले यूरोप एक महादेश है, यूरोप की कंट्री, ठीक है। यहाँ पे है यूरोप की जितने भी कंट्रियां हैं वह पहले समझिए कि यूरोप के जो कंट्री है देखिए छोटे छोटे हैं लेकिन काफी विकसित है, क्योंकि वहां पे अंधविश्वास कम है, लेकिन अंधकार युग था समुद्र के भ्रम के कारण। अब उस जानेंगे तो पहले सबसे पहले देखिए कि जो यहाँ पे है अरब, क्या है, सऊदी अरब यहाँ पे है। तो भारत हुआ, चीन हुआ, पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, थाईलैंड हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सब जितने भी देश थे इनसे जो भी कच्चा माल प्राप्त किया जाता था वह अरब में ले जाकर रखा जाता था। यहाँ से फिर ये क्या करते थे, जो व्यापारी थे वह कुछ तुनिया जो होता है वहां से जो कर लगाया जाता था काफी ज्यादा टैक्स, उसके बाद से यूरोप में जाता था कच्चे माल, जो कि काफी उस वस्तु पर ज्यादा टैक्स हो जाता था। जो ये सस्ती माल होती थी वह काफी महंगे हो जाती थी। तो इन्हीं के देश में जैसे यूरोप में फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड और ये सब थे, हंगरी, वियना, ये सब जो देश थे इन पर जो सामान जाके बेचते थे तो ये इन्हीं की जनता इनसे सामान नहीं करती थी, क्योंकि ये काफी ही महंगे हो जाते थे। अब देखिए क्या हुआ कि जब इस कारण एक तो था कि महंगे हो जाते थे, कच्चे माल की बिक्री नहीं हो जाती थी, और सेकेंड कारण हम लोग का यहाँ हुआ कि अरब उस समय क्या था, कच्चे माल का सौदागर, क्या बोल सकते हैं, कच्चे माल का सौदागर। तो अब देखिए क्या हुआ कि एक मिस्र में धर्म आंदोलन चल रहा था, ठीक है, धर्म आंदोलन चल रहा था इजराइल में। तो वो एक कारण था। और सेकेंड कारण कि ये जो औद्योगिक अपना विकास करना था, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के समय इंग्लैंड में हुआ था, इसके चलते विकास करने के चलते अब पूरी होड़ लग गई दुनिया को खोजने के लिए, दुनिया को विस्तार पूर्वक जानने के लिए। तो पहला बात जानिए कि जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वह है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का खोज किसने किया था, मैगलन ने। किसने किया था, मैगलन ने। और पूरी जो दुनिया का चक्कर किसने लगाया था, मैगलन ने। पूरी दुनिया का चक्कर किसने लगाया था, मैगलन ने। और उसी तरह से इस चक्कर के पहले क्या होता था, जैसे समझिए मेरी बात को, अगर हिंदू धर्म के पुजारी को क्या कहते हैं, पंडित, उसी तरह से मुस्लिम धर्म के पुजारी को खलीफा। जो खलीफा युद्ध भी हुआ है, तकावी दिन जो कि विलायत अली बहावी आंदोलन भी हुआ है, जो कि हमने विस्तार पूर्वक इतिहास को जाना है। अगर आपने नहीं देखा वीडियो, 9th क्लास का मास्टर वीडियो छूट चुका है और 8वां क्लास के विस्तार पूर्वक पार्ट बाई पार्ट जा रहा है, आप लोग को देखना जरूरी होता है, क्योंकि 6वां 7वां 8वां बेस होता है, ठीक है। और उसके बाद से देखिए जो क्या हुआ कि हम लोग का जो होड़ लग गया था खोजने के चक्कर में देश को। तो सबसे पहले एक थे कोलंबस नाविक, जो कि काफी गरीब थे। उन्होंने अपने मालिक से एक जहाज मांगा। क्या जहाज मांगा? उस जहाज के नाम था केरावल। क्या था? केरावल नामक एक जहाज मांगा, जो कि उन्होंने समुद्र के मार्ग से भारत की खोज करने के लिए, किसके? भारत की खोज करने के लिए निकले थे।
भारत की खोज करने के लिए निकले थे, लेकिन वो भारत नहीं पहुंचे, ठीक है, लेकिन वो भारत नहीं पहुंचे। देखिए जो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि जो कोलंबस है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन। कहाँ के थे? देखिए स्पेन यहाँ है। स्पेन की राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। समझिए बात को, स्पेन है। अब वो आराम से निकलना शुरू किए थे, लेकिन वो स्पेन से निकले थे। अब उनके पास तो दिशा सूचक यंत्र जिसे बोलते हैं कंपास, जो कि अरबों द्वारा सीखी गई थी, अरबों द्वारा बनाई गई थी, उनके पास नहीं था दिशा सूचक यंत्र। तो क्या हुआ, वो चले थे देखिए सही पहुंचे यहाँ तक, जहाँ तक हमें वास्को डी गामा पहुंचे। लेकिन वह आप समझिए कि आपको अगर नदी में ही छोड़ दिया जाता है नाव में, तो आपको बुझेबे नहीं करता है अगर दिशा सूचक यंत्र ना हो तो कि हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं, अस्तर की ओर जा रहे हैं और पानी की ओर जा रहे हैं, नहीं ना बुझाता है। अगर मान लीजिए कि भूमि कितना प्रतिशत है? 21%, और जल 79%। और साइंस से क्वेश्चन आता है कि क्या भूमि घुलनशील है, तो बताते हैं भूमि घुलनशील नहीं है, क्योंकि अगर घुलनशील रहता तो कभी के घुल जाता, ठीक है, ये सिर्फ पिघल जाता है, लेकिन घुलनशील नहीं होता है। ये बार का ध्यान रखिएगा ना, पानी में पिघल जाता है, घुलता नहीं है, विषमांग विलय बना लेता है, जो कि आपने साइंस में पढ़ा है 9वीं क्लास के। अब देखिए क्या हुआ कि जो कोलंबस थे उनको आना था भारत, लेकिन वह पहुंच गए अमेरिका। कहां? अमेरिका, दक्षिण अमेरिका पहुंच चुके हैं। अब वो अमेरिका पहुंचे तब उन्होंने वहां उतरकर, जैसे नहीं होता है कि हमको जाना है पटना, हमको जाना है लखनऊ, हम पूछते हैं कि ये रूट लखनऊ चल जाएगा, भैया जी बताइए ये रूट लखनऊ चल जाएगा, ऐसा पूछते हैं ना। अगर ये बंदा बता देता है तो फिर कुछ दूर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या ये सीधे रोड चल जाएगा अगला, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं ना। तो वो भी क्या किए कि जब अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने कहा कि क्या यह रेड इंडियन है, तो सभी लोगों से वहां उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, जो कि वहां के निवासियों को रेड इंडियन कहा जाने लगा। एक तो निग्रो जनजाति है, एक रेड इंडियन वहां के मूल निवासी को कहा जाने लगा। देखिए वो जाकर रेड इंडियन कर रहे थे। तो पूछता है कि अमेरिका की खोज कैसे हुई, तो अमेरिका की खोज अनजाने में हुई थी क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा। लेकिन अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था? तो अमेरिगो वेस्पुची के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। और मेरी बातों को और ध्यानपूर्वक समझिए कि देखिए इन्होंने तो अनजाने में खोज की थी। अब क्या हुआ था कि कंपास नामक एक दिशा सूचक यंत्र का विकास हो चुका था। अब वो क्या हुआ कि जो वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल के नाविक, एक बोल सकते हैं कि धैर्यवान, साहसपूर्वक, और कोलंबस को भी नहीं कर सकते कि साहस है तब ना उन्होंने समुद्र में, इतना बड़ा समुद्र में कदम रखा है, क्योंकि उस समय यूरोप में सामंतवादी प्रवृत्ति का युग था। उस समय जो वहाँ के पादरी थे, जैसे इंग्लैंड अभी बता रहे थे कि हिंदू कवि होता है, उनका पादरी जिसे बोलते हैं पोप, क्या बोलते हैं? पोप। वो जो थे वो बोल रहे थे कि अगर आप समुद्र में जाइएगा तो समुद्र में आप विलय हो जाइएगा, यानी उनके हिसाब से पतन हो जाएगा आपका। यानी बता रहे थे देखिए समुद्र की जो पृथ्वी है वह चपटी है। कैसी है? चपटी है। यहाँ से आप चलना प्रारंभ कीजिएगा और जाके देखिए चपटी है, यहाँ से चलना प्रारंभ कीजिएगा मान लीजिए भारत में से, और जा आप गिर जाइएगा। वैसा उनका सोच था। लेकिन पृथ्वी कैसी है? चपटी नहीं है, एक नारंगी के आकार की जैसी है, जो कि 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है, जो कि 6 महीना के दिन और 6 महीना का रात होता है। ये सब हम लोगों ने जाना। और देखिए जो पुर्तगाल के नाविक थे वास्को डी गामा, उन्होंने अब भारत की खोज करने के लिए निकल गए, क्योंकि जब कोलंबस निकले थे तो उन्होंने देखा कि वो तो अमेरिका पहुंच गए। और अमेरिका का विस्तार पूर्वक खोज किसने किया था? अमेरिगो वेस्पुची। इस कारण उन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा, क्योंकि आदर्श सूचक नाम, उनके नाम को अमर बनाए रखने के लिए ऐसा किया जाता है। जैसे शक्ति का ऐसे मैट्रिक जेम्स वाट होता है, तो उनके नाम को आदर्श पूर्वक याद रखने के लिए, उनके नाम को अमर बनाए रखने के लिए ही उनका नाम का हम लोग उनका प्रयोग करते हैं। ऐसा बहुत सारे आप लोग के एग्जाम्पल देखने के मिल जाएगा, जैसे सेल्सियस, फारेनहाइट और अन्य एग्जाम्पल हैं। अब देखिए जो कि हम लोग का पुर्तगाल का जो नाविक था, और पुर्तगाल का राजधानी कौन सा होता है? लिस्बन। पुर्तगाल का राजधानी लिस्बन, जो कि यूरोपीय कंट्री है। अब देखिए जो लिस्बन है पुर्तगाल का है, वह क्या हुआ, अब वहां से नाविक आना शुरू किए। देखिए वो भी आए हैं एकदम कोलंबस के रूट पर। उसके बाद से क्या हुआ है, उनका
उनके पास दिशा सूचक यंत्र है, वहां से टर्न किए हैं। और देखिए वो उनको एक बुझ सकते हैं कि भाग्यशाली थे कि वह सभी व्यक्तियों के साथ निकले थे, लेकिन ये काफी साहस थे, कर्मवीर व्यक्ति थे, धैर्यवान थे। इनके पास वो कौशल ख्वाब था कि मुझे भारत को खोजना है। अगर तो इतिहास पढ़ना रटना नहीं है, इतिहास रचना है। इतिहास क्या करना है, हमें रचना है। इसके लिए हमें बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए, उस ख्वाहिश के प्रति हमें पूरी जी जान से समर्पित होना चाहिए। जैसे आप लोगों को इस चैप्टर को समझना है, इसके लिए आप लोगों को एकदम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते चलना होगा। देखिए जो वास्को डी गामा थे, अब यहाँ पद पा चुके हैं। दिशा सूचक यंत्र कौन था, कंपास। क्या था, कंपास। और कंपास की मदद से देखिए यहाँ से टर्न कर चुके हैं, अन्यथा वो कहाँ जाते इसका पता नहीं चल रहा था। देखिए वो हो सकता है कि यहाँ पे ये दक्षिण ध्रुव में आ जाते हैं, या जैसे ही वह दक्षिण अफ्रीका पहुंचे वह 90 किसके 100 यात्रियों के साथ पहुंचे थे, लेकिन सभी यात्री वहां उनके साथ मरे गए थे, क्योंकि उनको भारत आने में कितना वर्ष लगा था, पूरे के पूरे 1 साल लगा था। सोचिए, इसी से अंदाजा लगा लीजिए कितने धैर्यवान और सहनशील कर्मवीर थे कि इस समुद्र में दिन रात गुजारते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही दक्षिण अफ्रीका, जिसे बोलते हैं केप टाउन उत्तमाशा अंतरिप, क्या बोलते हैं, केप टाउन उत्तमाशा अंतरिप, इसे इंग्लिश में बोला जाता है केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। देखिए जिसकी खोज बार्थोलोम्यू डिजाज द्वारा की गई थी, यहाँ पे पहुंचे थे। इस द्वीप का खोज किसने किया था, बार्थोलोम्यू डिजाज। यहाँ द्वीप पर पहुंचे थे। जब इस द्वीप पर पहुंचे तब ये भी भारत आने में असक्षम थे, लेकिन यहाँ पे एक भारतीय व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मजीद, क्या था, अब्दुल मजीद, इनसे भेंट हुआ। अब इनको भारत आने में एक सीधी रास्ता मिल चुका था। क्या हुआ, इनको भारत आने में एक सीधी रास्ता मिल चुका था, अन्यथा ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कि यहाँ पे बोनिया जाते हैं, कि लसनिया जाते हैं, कि मेरा गास्कर जाकर रुक जाते हैं, ये इनको पता नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे एक अब्दुल मजीद नामक व्यापारी था जो कि इनको भारत आने में काफी मदद किया। अब चलते हैं हम लोग कि जब ये भारत आए तो भारत के किस स्थान पर पहुंचे। तो देखिए भारत के एक दक्षिणतम राज्य केरल, जहाँ बोल सकते हैं कि मलबार तट कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे, जहां के स्थानीय राजा थे जमोरिन। कौन थे, जमोरिन। जमोरिन ने उनको काफी स्वागत किया, और जब जमोरिन ने उनका स्वागत किया तो वो बोल सकते हैं कि जो वास्को डी गामा थे वो इनसे व्यापार करने के भारत में छूट मांगे, अनुमति लिए। अब देखिए जब अनुमति ले लिए तो जो जमोरिन था वो ये नहीं सोचा था कि जो यूरोप के कंट्री आएगी भारत को एक साम्राज्यवाद और बोल सकते हैं कि उपनिवेशवाद वो अपना स्थापित कर लेगी। साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की परिभाषा हमने अच्छी तरीके से समझा दिए हैं, फिर उसको दोहरा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जब संग्रह करते हैं थोड़ा लंबा वीडियो हो, उससे प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए क्या होता है कि जब कोई देश अपने से भिन्न संस्कृति वाले देश पर जाकर सिर्फ आर्थिक शोषण करते हैं उसे कहते हैं साम्राज्यवाद, और जब कोई देश अपने से भिन्न संस्कृति वाले देश पर जाकर आर्थिक शोषण के साथ साथ सैनिक और बोल सकते हैं बलबूते के तरीके द्वारा अपना साम्राज्य अर्थात अपना राज्य स्थापित करते हैं उसे कहते हैं साम्राज्यवाद। अब समझते हैं तो और तो भारत हम लोग का पहुंच चुके हैं, छूट मिल गया। अब देखिए जब कोई पड़ोसी लगातार विकसित करता है, वो विकसित कैसे किए, क्योंकि देखिए समझिए यूरोप क्या है, एक ठंडे प्रदेश वाला इलाका है। यूरोप क्या है, ठंडे प्रदेश वाला इलाका है। यहाँ पे गर्मी के लिए मांस और समुद्री साफा ज्यादा खाया जाता है। तो समझिए यहाँ पे उन्होंने हमारे भारत से क्या ले गए, गरम मसाले। क्या ले गए, गरम मसाले। जब वो ले गए और अपने देश पुर्तगाल में जाकर उन्होंने बेचा, व्यापार किया, तो उनको 60 गुना फायदा हुआ। कितना गुना, 60 गुना फायदा हुआ। जब 60 गुना फायदा हुआ तो वो काफी ही खुश हो गए, और देखिए वो लगातार व्यापार करने आने लगे, क्योंकि जो ये टैक्स लगता था अरब आने में वह उनको अब देने से वंचित हो गए। तो देखिए जो पुर्तगाल के बोल सकते हैं कि पड़ोसी, किस तरह से आप अगर विकसित कीजिएगा तो आपसे प्रेरणा लेकर सभी लोग आपके राहों पर चलना बोल सकते हैं कि ज्यादा चांस होता है। उसी तरह से पुर्तगाल के देखते हुए यहाँ पे हम लोग देखिए, यहाँ पे हम लोग का
इंग्लैंड है, फ्रांस है, और ये सब इंग्लैंड है, फ्रांस है, आयरलैंड है, ये सब जो देश हैं ये सब क्या होने लगे, अब भारत की ओर आने लगे। भारत, सभी विदेशी कंपनी भारत में आने के लिए होड़ लग गई थी कि अब हम भारत को जाकर इसमें व्यापार कर लेंगे, अब हम व्यापार कर लेंगे। जैसे देखिए जो कि पुर्तगाल आया, वह वास्को डी गामा भारत में 1498 से पहुंचे थे। उन्होंने पुर्तगाल के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना थी उन्होंने 1498 ईस्वी में ही कर लिए थे, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में कर लिए थे। और डच जो है, डच देखिए यहाँ पे है, डच जो आया वह हम लोग बता सकते हैं कि 1602 ईस्वी में कर लिया गया था, और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में, तब डेनिश आया है 1616 ईस्वी में, तब स्वीडिश 1761 ईस्वी में भारत में आया है। फिर मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए, लिखिए, अन्यथा यहाँ पे आप लोगों को बोर्ड पर महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखवाया जाएगा। देखिए पहला कि पुर्तगाल का आगमन 1498 ईस्वी में, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, जो कि वहां की राजा उस समय थी महारानी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, ये बात याद रखना है। और डच जो आया था वह 1602 ईस्वी में आया था, और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आया था, डेनिश 1616 ईस्वी में आया था, और स्वीडिश 1731 ईस्वी में आया था। नहीं याद किए थे कि बाप फंसा बेटा जीता, ऐसा एक हमने ट्रिक निकाला था जो कि जीके ट्रिक में आप लोग को उसमें आप लोग को मिल सकता है। आप लोग प्लेलिस्ट जीके ट्रिक्स के जाइएगा, वहां पे इसका ट्रिक आप लोग को बहुत ही शानदार दिया गया है। अब हम लोग अपने मोस्ट इंपोर्टेंट यानी खोज के परिणाम, ये सब भूमिका वाले विषय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले जो हम मानचित्र आप लोगों को दिखाई दे ही दिए हैं, तो एक क्वेश्चन जो कि आप लोगों को अभी नोट कर लेना है यानी समझ लेना है, क्योंकि पुनः यहाँ पे हम लोग को आपको दिखाने के टाइम पड़ेगा, इसलिए समझ लीजिए कि देखिए जो भूमि का खोज हुआ था वह किस किस देश को पहले होड़ लगी थी खोज करने के लिए। तो देखिए सबसे पहला खोज हुआ था हम लोग का स्पेन के निवासी कोलंबस द्वारा, हम लोग बता सकते हैं दक्षिण अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका की खोज हो चुका था कोलंबस द्वारा। और देखिए जो हम लोग का आशा अंतरिक्ष यानी यहाँ पे हम लोग का फिर खोज हो चुका है, जिसे उत्तमाशा अंतरिक्ष बोलते हैं। यहाँ पे सेकंड पहला, तब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं सेकंड, इसमें है सेकंड। और देखिए जो हम लोग का 3 नंबर में दिया है, और 4 नंबर में हम लोग का बताना है। 4 नंबर आप लोग किताब में दिया है मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। यहाँ पे है मेडागास्कर, यहाँ पे है जो कि इसका 4 नंबर में खोज हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है मॉरिशस, जो कि 5 नंबर में खोज हुआ है, और 6 नंबर में भारत का खोज हो चुका था, और 7 नंबर में भारत का पड़ोसी है चीन का खोज हो चुका था। और चीन के बाद से हम लोग का जापान, जिसको मित्र राष्ट्र ध्रुव राष्ट्र में बांटा था द्वितीय विश्व युद्ध में। ध्रुव राष्ट्र जो मित्र राष्ट्र पराजित हो चुका था, जापान पर ऐसा बम गिराया गया परमाणु बम कि आज भी उससे प्रभावित है। देखिए जापान, इसके राजधानी टोक्यो है। यहाँ पे है हम लोग का उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। यहाँ पे है उत्तरी कोरिया, नीचे है थोड़ा दक्षिणी कोरिया। ये जापान और उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया का भारत के बाद से खोज हुआ था। उसके बाद से हम लोग का है ऑस्ट्रेलिया का खोज हुआ था। और अगर आपसे हम चर्चा करें कि भारत क्या है, द्वीप है कि प्रायद्वीप है कि बोल सकते हैं कि भू अवशिष्ट क्षेत्र है, तो बताइएगा कि प्रायद्वीप है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं? तो वैसा भूभाग चाहे वैसा देश जो 3 ओर से जल से घिरा हो। देखिए भारत को दिखाई दे रहा है कि 3 ओर से क्या है? जल से घिरा है। तो एक ऐसा देश हो जाएगा, प्रायद्वीप हो जाएगा। और द्वीप किसे कहते हैं? तो वैसा भूभाग या वैसा देश जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। जैसे समझिए ग्रीनलैंड हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ताइवान हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, मेडागास्कर हो जाएगा, और अन्य सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आपने समझा। और सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है हम लोग का ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है हम लोग का ग्रीनलैंड। इस तरीके से हमने मानचित्र के महत्वपूर्ण अध्ययन किए। अब चलते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट पर, इसके नेक्स्ट स्लाइड एंड महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। देखिए हमने मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी को भी समझा था, इसके साथ साथ अब हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यानी तथ्यों को समझते हुए इसके थ्योरी के बाद प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो देखिए जो कि हमने जाना था कि जो भौगोलिक खोजों की एकदम होड़ लग गई थे, इस भौगोलिक खोज का प्रारंभ हमारे स्पेन एवं पुर्तगाल के तरीके का था। स्पेन सबसे पहले खोज करने के लिए निकला था, जो कि वहां के साहसी नाविक थे कोलंबस। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस।
ठीक है, मेरी बात को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर लिख लीजिएगा, अन्यथा मैंने बहुत सारे बात को यानी बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को बोल चुके हैं। आशा करेंगे मेरी बातों को आप लोग ध्यानपूर्वक सुनकर लिख लेंगे। ठीक है, देखिए, क्योंकि अगर आप लोग लिख लेंगे तो जब एग्जाम के पहले आप लोग दोहराएंगे तो काफी आप लोग को मदद मिलेगा। तो देखिए, जो स्पेन के निवासी और पुर्तगाल के वास्को डी गामा थे, इन्होंने सबसे पहले तो विश्व भौगोलिक खोजों के लिए निकले थे, लेकिन इनकी जो प्रतिस्पर्धा थी यानी भौगोलिक खोज करने की प्रतिस्पर्धा थी, इनमें काफी ही प्रतिस्पर्धा के बाद इनमें जो विकास करने की क्षमता थी वह पीछे चले गए, पीछे छूटते चले गए। और देखिएगा, इंग्लैंड सबसे आगे होता चला गया। भारत में आया था कौन कौन, जो कि हम समझाए थे, पुर्तगाल, तब आया था अंग्रेज, तब डच, तब फ्रांस, डेनिश, फ्रांस, स्वीडिश, ये सब आए थे। लेकिन सबसे ज्यादा शक्तिशाली यानी सबसे ज्यादा दिनों तो कौन टिका, तो इंग्लैंड, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो डच को हरा दिया, उसके बाद से स्वीडिश को, उसके बाद से फ्रांस को। पुर्तगाल बेचारा कुछ दिनों तक रहा, जो कि गुजरात बोल दिए, गोवा के एक छोटे से क्षेत्र में सीमित रह गया। और वहां के जो शासक थे गिराल्ड ओंगियर, उन्होंने ही मुंबई शहर की स्थापना, जो कि अंग्रेज शासक था, उनको अपनी बेटी को दान दिए थे मुंबई को। ठीक है, तो देखिए, तो प्रतिस्पर्धा में स्पेन और पुर्तगाल काफी पीछे चले गए, और इंग्लैंड हुए, हालैंड हुए, फ्रांस हुए, जर्मनी हुए, इस दिशा में काफी ही आगे निकलते चले गए। जर्मनी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक लेसन 4 में पढ़ेंगे। नाजीवाद, फासीवाद, हिटलर, मुसोलिनी और आक्रमण खूब विस्तार से दिखाएंगे हम मानचित्र पर। ठीक है, अब देखिए, आप लोग की बुक में दिया है कि जो पुर्तगाल यात्री थे मार्को पोलो, विजयनगर के दरबार में आए थे। वेनसांग, इस सब के चर्चा हमने जीके ट्रिक्स में कर लिए हैं। इतिहास पढ़ना हो विस्तार पूर्वक जाकर जरूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि विजयनगर की स्थापना हॉलिडे बुक के द्वारा किया गया था। आप देखिए कि जो मध्य युग के लोग थे, उनका विश्वास था कि पृथ्वी क्या है, चपटी है, जो कि हमने चर्चा कर लिए, फिर दोहरा रहे संक्षेप में तेजी से। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। तो पृथ्वी चपटी है, समुद्र में अधिकतम दूरी तक जाने पर पृथ्वी के किनारे गिरकर हम लोग अनंत में क्या हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। और जैसे हम पूछ रहे क्या हो जाएंगे, तुरंत अपने आपके आवाज जाना चाहिए, ताकि आप लोग में जोश आए पढ़ने के प्रति। क्या हो जाना चाहिए, विलीन हो जाना चाहिए। विलीन हो जाने का भय था। वो लोग पूछ सकते हैं कि अंधकार युग में चले थे। किस तरह से 1857 की क्रांति के पहले जो भारतीय सिपाही थे, वो कर रहे थे कि हम भारत के जो समुद्र है उसको लांघ कर दूसरे देशों में अटैक करने यानी लड़ाई करने नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके धर्म का खिलाफ था। और देखिए, जो कि हम लोग का जेम्स मिल था, क्या था जेम्स मिल, उनकी तो हम लोग को बातों को तो मानना ही नहीं चाहिए, मत को मानना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग का इतिहास कहता है कि हम उनके मत को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने एक्टर दर्शाते हैं। तो और जो कि और थे विलियम जोन्स, वो बोलते हैं कि जो भारतीय जो है संस्कृति वो काफी अंधविश्वास प्रवृत्ति वाला है, और वो अपने हिसाब से बहुत कुछ बोल रहे थे, जो कि यहाँ पे अंधविश्वास ज्यादा है। ठीक है, जो कि हमने वर्ग 8 में पढ़ चुके हैं। टॉपिक पर ना भटके, इस टॉपिक पर ही रहे। तो देखिए, जो भौगोलिक खोजी की पृष्ठभूमि है, ये कैसे कैसे तैयार हुई, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, 11वीं से 12वीं शताब्दी, 11वीं बोले तो 10 ईस्वी के बाद और 12 ईस्वी के पहले शताब्दी, और उत्तरार्ध पूर्वार्ध हम समझा चुके हैं। ठीक है, उत्तरार्ध पूर्वार्ध अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी। कौन सी, 21वीं शताब्दी, क्योंकि 2000 ईस्वी के बाहर है और 2100 ईस्वी के पहले है, तो क्या बोलते हैं 21वीं शताब्दी। अगर पूछा जाए कि उत्तरार्ध है कि पूर्वार्ध है, तो 50 के पहले है तो पूर्वार्ध बोलते हैं। कैसा है, पहले ना, 2050 के पहले, तो बोलेंगे पूर्वार्ध है, 21वीं शताब्दी के पूर्वार्ध। अब देखिए, तो 11वीं से जो 12वीं शताब्दी में जेरूसलम, जिसे आधुनिक में है इजराइल, क्या है, इजराइल, किस तरह से उधर था तुर्की को बोलते हैं ऑटोमन साम्राज्य, उसी तरह से श्रीलंका को सिलोन, उसी तरह से इजराइल को आधुनिक में जेरूसलम को इजराइल बोलते हैं। वहां पे धर्म युद्ध चल रहा था। इसमें क्या था धर्म युद्ध में कि जो अरब थे और सामंतवादी थे, इनकी जो बोल सकते हैं कि झूठी भावना थी, मिथ्याभिलाषी था, ये ग्रसित होकर यूरोपीय टूटने लगे थे, आपस में ही टूटने लगे थे, और सकारात्मक परिणाम भी निकला है। और धर्म युद्ध के कारण ही भूगोल खोजी की शुरू हो चुकी थी, और पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि भी काफी मदद की भौगोलिक खोजों को तैयार करने में, जो कि पुनर्जागरण का हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करा चुके हैं वर्ग 8 में ही, क्योंकि ये सब वर्ग 8 में है। पुनर्जागरण का अर्थ ही होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं, दांते को। पुनर्जागरण का जनक दांते को, और चित्रकला का जनक जियाटो को। चित्रकला जियाटो, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि देखिए, जो कि 15वीं शताब्दी के पहले 5 वर्ष तक पूर्व
क्या होता था कि बताते हैं, आपको बताए थे कि कुछ तुनिया जिसका पतन 1453 ईस्वी में हुआ है, वहां से जो कि अरब का सौदागर था, अरब व्यापारियों का सौदागर था, वहां से व्यापार होता था। लेकिन काफी टैक्स, क्या होता था, टैक्स, और टैक्स वसूलने वाले को टैक्स फार्मर, तो जो टैक्स वसूला जाता था काफी कर लग जाता था, जो कि जो अपना जो देश होता था वह माल को ले जाकर अपने देश में बेचता था, तो उसी के नागरिक स्वयं नहीं खरीदते थे। तो उन्होंने अब सोचा कि क्यों ना एक सरल तरीका अपनाया जाए, क्यों ना एक आसान तरीका अपनाया जाए कि हम लोग बिना यानी कम टैक्स दिए ही अच्छा से अच्छी व्यापारी कर सके, जो कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि इंग्लैंड में हुआ है। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि कम समय में अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन करना, कम समय में अधिक से अधिक वस्तु का उत्पादन करना, यानी कम मजदूरी में अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना। इस औद्योगिक क्रांति में हाथों से वस्तुओं को तैयार न कर मशीनों द्वारा तैयार करना, जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा इसको नीचे दिखाया गया था, बुराई की गई थी, क्योंकि उन्होंने बता रहा था कि जो कि भारत जो औद्योगिक क्रांति है वो भारत के नागरिकों को पंगु बना देगा, कमजोर बना देगा, उनके हाथ पैर में प्लास्टिसी में लगा देगा, वैसे वैसे उनके विचारधारा थे। ठीक है, जो कि बोल सकते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने पश्चिमी सभ्यता का समर्थन किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर दोनों की मिश्रित सभ्यता को चाह रहे थे। अब देखिए जो पुर्तगाल द्वारा ही, किसके द्वारा, पुर्तगाल द्वारा ही केरावल नामक जहाज, कौन सा नामक जहाज, केरावल, केरावल नामक जहाज, जो कि काफी हल्की जहाज है, इसके खोज जाने के बाद से अब समुद्र में घूमना, सैर करना काफी ही इजी हो गया, यानी सभी लोग अब आराम से कर सकते थे, क्योंकि ये काफी हल्की थी और तेज चलने वाली थी। और देखिए जो बार्थोलोम्यू डिजाज है, जो कि हमने बता दिया है मानचित्र द्वारा, मेरी बातों को फिर से ध्यानपूर्वक सुनिए, उनके नाम को नोट कीजिए, बार्थोलोम्यू डिजाज, फिर से बार्थोलोम्यू डिजाज, जो कि उत्तमाशा अंतरिक्ष, जिसे बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप। ठीक है, लिख लिए होंगे कि खोज की। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये खोज हो चुका है और अमेरिका का नाम, ये सब हम आप लोग को चर्चा कर चुके हैं, और हमने किस किस देश का खोज हुआ था, 8-9 देश का नाम बताए थे, मॉरिशस, मेडागास्कर, इस सब का नाम बताए थे, और ऑस्ट्रेलिया के भी बताए थे। ऑस्ट्रेलिया खोज किसने किया था, कैप्टन कुक, ऑस्ट्रेलिया खोज किसने किया था, कैप्टन कुक, जो कि क्या है, द्वीप है, जो कि क्या है, द्वीप है। और न्यूजीलैंड के द्वीप की खोज किसने किया था, तो कैप्टन कुक। अब देखिए सर जॉन और सेबास्टियन केबोट, सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीप का खोज किया था, सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीप का खोज किया था। अब हम लोग चलते हैं भौगोलिक खोजों के परिणाम पर। देखिए भौगोलिक खोजों के परिणाम में तो बोल सकते हैं कि एक सकारात्मक प्रभाव भी आया था, एक बोल सकते हैं कि दूरगामी परिणाम भी आया था। तो सकारात्मक परिणाम ये हुआ कि पुनर्जागरण का अधिक से अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया और औद्योगिक क्रांति का महत्वपूर्ण भूमिका निभाया गया। दूरगामी में ये हो गया कि सभी लोग क्या चाह रहे थे कि हम अपना सबसे ज्यादा साम्राज्यवाद स्थापित कर लें, उपनिवेशवाद स्थापित कर लें, क्योंकि जिस देश के पास जितना अधिक साम्राज्यवाद था वह देश अपने आप को, वहां के नागरिक गौरवान्वित महसूस करते थे। क्या करते थे, गौरवान्वित महसूस करते थे, बुझाता था कि उनको शील्ड मिल गया है, अब साम्राज्यवाद स्थापित करो दूसरे देशों को और तबाह करो। जैसे देखो, जैसे क्या हुआ दूरगामी में कि जैसे होड़ लग चुकी थी ना, और यहाँ पे हम लोग का उत्तमाशा द्वीप का खोज हो चुका था, तो जितने भी दक्षिण अफ्रीका के नागरिक थे ना, नाविक थे ना, उनको क्या किया जा रहा था कि उन बेचारे आदिवासी को जैसे भी तैसे जंजीरों में जकड़ कर, जिसे बोलते हैं कि पालतू जानवरों जैसा, जंगली जानवरों जैसा जकड़ कर यूरोप में बेच दिया जाता था, यानी बंधुआ मजदूर, गिरमिटिया मजदूर बना दिया जाता था। मुझे कितना नाइंसाफी किया जाता था। और समझिए जो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड जो कि मानता है ईसाई धर्म को, वह क्या करता था कि अमेरिका में आया था अपना साम्राज्यवाद स्थापित करने के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के लोग को ही, जो भी जिस व्यक्ति को भी देखा उनको गोली मार दिया, उनको गोली मार रहा था, उनको साफा मिटा दे रहा था, जो कि वही जो लोग जंगलों में छिप कर बच गए वही रेड इंडियन कहलाए, जो कि कोलंबस द्वारा उनका नाम बोला गया था। किस तरह से
जब 1897 क्रांति हुई थी उसमें विष्णु भट्ट के गोडसे की किताब में लिखा गया था कि क्रांति के बाद से अंग्रेज क्योंकि लूटना चाहता था भारत को और उस समय भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों को लूटा था, तो वो बताइए वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 5 साल से ऊपर और 80 साल से नीचे जितने भी व्यक्ति दिखे उनको वो गोली मार दे रहा था, साफा गोली मार दे रहा था। इसके लिए पुरुष या तो स्त्री का रूप धारण कर रहे थे या तो वह कहीं छिप जा रहे थे। मुझे कितना नाइंसाफी था। उस समय भी हम लोग यहाँ पे तुर्गामी को भी जाने और बोल सकते हैं कि परिणाम को भी जाने। अब थोड़ा वाणिज्यवाद का विकास हुआ परिणाम में, अब प्रश्न के साथ साथ विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, अन्यथा काफी ये थ्योरी के साथ साथ प्रश्न उत्तर लंबा हो जाएगा। चलिए आप लोगों को अब दिखाई दे रहा है ऑब्जेक्टिव का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मोस्ट इस पार्ट का आंसर ऑब्जेक्टिव आप लोगों को दिखाई दे रहा है। चलिए इसका आप लोग हल कीजिएगा। वास्को डी गामा कहाँ की यात्री था? आप लोग का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा पुर्तगाल, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का उपयोग किनसे सीखा था? तो हमने थ्योरी में चर्चा कर लिया था अरबों से। 3 नंबर कि उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया था? तो डिजाज बार्थोलोमेव। दोस्तों आज हम थ्योरी कम लिखे हैं, इसका मेन कारण कि आप चाह रहे हैं कि आप लोग सोच के लिखिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर से इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिर्फ बोर्ड पर सब थ्योरी को मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी को लेकर लाया जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा मुझे कहीं जाना है, काम है, ठीक है। चलिए उत्तमाशा अंतरिक्ष अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई थी? 1492 ईस्वी में, जो कि विकल्प नंबर ख है। 5 नंबर कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? 1453 ईस्वी, जो कि विकल्प नंबर ख है। विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया था? जो कि हमने चर्चा कर लिए हैं मैगलन द्वारा। किसके द्वारा? मैगलन द्वारा। अब चलते हैं सही गलत पर। सही गलत में पहला क्वेश्चन है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है कि भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? तो लिखिएगा नहीं, नहीं यानी गलत। इसका सही आंसर लिख सकते हैं कि भारत के जो मूल निवासी जो रेड इंडियन मूल निवासी हैं वह अमेरिका के हैं। कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तो हाँ सही, उत्तमाशा अंतरिक्ष जो कि बार्थोलोमेव डिजाज द्वारा खोज किया गया था। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, ये तो गलत हो जाएगा। भारत अटलांटिक महासागर नहीं, हिंद महासागर बोलता, हिंद महासागर तब सही हो जाता। हिंद महासागर अटलांटिक महासागर के किनारे पुर्तगाल है। अटलांटिक महासागर के किनारे कौन सा है? पुर्तगाल है, जिसे अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। फिर से मेरी बातों को समझिए कि अंध महासागर के नाम से किससे जाना जाता है? तो अटलांटिक महासागर को। और अंध महादेश कहेंगे तो बताना होता है अफ्रीका। किसको? अफ्रीका महादेश को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मार्को पोलो ने भारत की खोज की। ये तो साफ गलती है कि मार्को पोलो ने भारत की खोज नहीं की थी, गलत हो जाएगा। मार्को पोलो तो खुद एक चीनी यात्री है जो कि विजयनगर के दरबार में आया था। तो भारतीय खोज वास्को डी गामा द्वारा किया गया था। 5 नंबर क्वेश्चन कि जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। यस, जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है। लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। यस, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, जो कि फ्रांस में है। अब देखिए अमेरिगो ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा। जी हाँ, अमेरिगो ने, जिसे नई दुनिया के नाम से किसे जानता है? अमेरिका को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का अन्य नाम क्या है? नई दुनिया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का खोज क्या एक सोची समझी खोज है? तो नहीं, एक सोची समझी खोज नहीं है। इसका खोज अचानक में हुआ है। अब चलते हैं 3rd नंबर हम लोग क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, आप लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक पहुंच कर लिखते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है कि भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो बताइएगा भारत आने में जो अब्दुल मजीद, क्या लिखिएगा? भारत आने में भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की। भारत आने में भारतीय व्यापारी वास्को डी गामा ने भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की। सेकंड प्रश्न कि न्यू फाउंडलैंड का पता किसने लगाया था? तो न्यू फाउंडलैंड का पता सर जॉन और सेबास्टियन के बोट ने लगाया था। सॉरी दोस्त। प्रश्न नंबर 3 कि
कि यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को क्या कहा जाता है? तो यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाली जहाज को केरावल कहा जाता है। तेज चलने वाली जहाज को केरावल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? किस तरह से भारत का दक्षिणतम बिंदु यहाँ पे हम लोग का किसे बोलते हैं? और कन्याकुमारी इंदिरा पॉइंट है। उसी तरह से हम लोग का यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु हम लोग का उत्तमाशा अंतरिप है। क्या है? उत्तमाशा अंतरिप, केप ऑफ गुड होप है। ठीक है, खाली उत्तमाशा अंतरिप लिखिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में ईसाइयों एवं पुर्तगालों के बीच युद्ध क्यों हुआ? तो 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के लिए ईसाइयों एवं मुसलमानों के बीच क्या हुआ था? धर्म युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर किसने अधिकार किया, आधिपत्य बनाया? तो 1453 ईस्वी में जो उस पर अधिकार बनाया था वह तुर्कों द्वारा अधिकार बनाया गया था। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि पुर्तगाल और स्पेन किस महासागर में अवस्थित है? तो लिखिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक कि पुर्तगाल लिखिएगा अटलांटिक महासागर, पुर्तगाल अटलांटिक महासागर में स्थित है। पुर्तगाल अटलांटिक महासागर में स्थित है तथा स्पेन अटलांटिक और भूमध्य सागर में स्थित है। स्पेन जो है बोल सकते हैं स्पेन अटलांटिक और भूमध्य दोनों लिखना है। स्पेन अटलांटिक और भूमध्य दोनों महासागर में अवस्थित है। लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है हम लोगों का, लघु उत्तरीय प्रश्न है हम लोगों का। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि यूरोप में मध्यकाल अंधकार का युग क्यों कहा जाता था? तो हमने चर्चा कर लिया था कि समानता का युग था, वहां जो पोप कहते थे पृथ्वी चपटी उपटी है। ये सब बात को आप सोच कर देख सकते हैं, अन्यथा मेरी बातों को ध्यान पर सुनिए, लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनते जाएंगे, आप लोग स्लो मोशन में वीडियो कर लीजिएगा, स्टार्ट कर लीजिएगा लिखना। चलिए लिखिए। चलिए पहला कि लिखना स्टार्ट कि यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह युग सामंत प्रवृत्तियों का युग था, क्योंकि यह युग सामंत प्रवृत्तियों का युग था। इस युग में न तो वाणिज्य व्यापार विकसित था, इस युग में न तो वाणिज्य व्यापार विकसित था, न ही धर्म का कोई निश्चित रूप निश्चित था। ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं इसी में कि शिक्षा केवल चर्चों में दी जाती थी, शिक्षा केवल चर्चों में दी जाती थी जो मात्र पादरियों तक ही सीमित रहती थी। इसी कारण यूरोप को मध्यकाल का अंधकार युग कहा जाता है। लिखिए सेकंड क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आप वीडियो को स्लो मोशन में कर लिख रहे होंगे। 0.5 पर स्लो मोशन कर दीजिए। ठीक है, लिखिए सेकंड प्रश्न कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान रहा? भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान रहा? देखिए, तो भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का काफी ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। जैसे बता सकते हैं कि यहाँ लिखना है कि भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का काफी बड़ा योगदान रहा। सबसे बड़ा योगदान कंपास, क्यों? दिशा सूचक यंत्र बताना है। सबसे बड़ा नहीं बताएंगे दिशा सूचक यंत्र को, तो जाना यहाँ तो चल गए ऑस्ट्रेलिया खोजने, बताए थे ना। तो दिशा सूचक यंत्र कंपास का योगदान सबसे ज्यादा रहा। और जो केरावल नामक जहाज है जो कि बहुत ही हल्की जहाज है, उसका योगदान काफी ही ज्यादा रहा। और दूरबीन के आविष्कार जो कि गैलीलियो द्वारा किया गया था, इसमें बहुत ही भूमिका निभाया। यानी आपको लिखना है केरावल नामक जहाज, कंपास जहाज, दूरबीन इसलिए कि कोई दूर तक हम लोग देख सके समुद्र में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाला? तो लिख सकते हैं कि भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर क्रांतिकारी प्रभाव डाला। इन्हीं खोजों के परिणाम स्वरूप नए नए देशों का पता चला। उन देशों में व्यापार संपर्क स्थापित हुआ। यूरोपीय व्यापार जो पहले भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक ही सीमित था, भौगोलिक खोजों के पश्चात अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर,
महासागरों में फैल गया। लिख दीजिएगा, फैल गया। और इसके साथ साथ जो कि अब व्यापार सिर्फ इटली के अलावा हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ये सब देशों में भी उपनिवेश भी फैलने शुरू हो चुका। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा। जो कि भ्रांति मतलब भ्रम पैदा कर देगा था कि पृथ्वी चपटी है, इसको तोड़ा। और जो समुद्र है उसमें आप अनंत विलीन हो जाएंगे, इसको तोड़ा। वही बातों को लिखना है। तो लिखिए, तो भौगोलिक खोजों ने यूरोपवासियों की भ्रांतियों का अंत कर दिया। जो उनमें भ्रम था अंत कर दिया, जो कि चर्च द्वारा फैलाई गई थी, जो कि आप लोग फिल्म में देखते हैं। उनका वस्त्र सफेद होता है, वह अपना प्रार्थना करते हैं, जो कि ईसा मसीह के वो लोग भगवान के रूप में मानते हैं। अब देखिए, इसी का परिणाम हुआ कि धर्म आंदोलन में भी तेजी से पकड़ा। और जो हमने बात की कि नक्शे कंपास से, नक्षत्र प्रणाली से समुद्र तराएं काफी आसान हो गई। ये सब बातों को इसमें लिख सकते हैं। अगेन ये बार बार दोहराया जा रहा है प्रश्न। भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व का मानचित्र में परिवर्तन लाया। अभी हमने पूरे मानचित्र को बारे में बताया था कि आठ लोगों को देश को बताया था खोज, उससे भी लिख सकते हैं। तो बता दीजिएगा कि भौगोलिक खोजों ने लिखिएगा, भौगोलिक खोजों ने कई अन्य देशों महादेशों का पता लगाया जिनका इसके पूर्व किसी को पता नहीं था। जैसे भारत को पता नहीं था कि भारत कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, मॉरिशस कहाँ है, मेडागास्कर कहाँ है, ये सब पता नहीं था। और लिख सकते हैं कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। इन महादेशों के पश्चात ही विश्व को 5 महादेशों या महाद्वीपों में बांटा गया। विश्व को एक नया नक्शा बनाया गया। यानी पूछा जाए कि महादेशों की संख्या कितनी है, तो बताते हैं 5। सबसे बड़ा महादेश हम लोग का होता है एशिया महादेश, ठीक है। उसके बाद से भौगोलिक खोजों ने इसी तरह से भौगोलिक खोजों ने विश्व के मानचित्र को काफी ही प्रभाव डाला। अब चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप लोग मेरे ध्यान पर सुनिएगा, वीडियो पूछ कीजिएगा, अपने मन से लिखिएगा, जैसे आप लोग को अच्छी तरीके से याद हो सके। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हम लोग का है कि भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है। भौगोलिक खोज का क्या तात्पर्य है, इसके किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। देखिए, तो पहले तो हम लोग स्थल मार्ग से करते थे और वो समुद्र मार्ग से करने लगे, जिससे क्या हुआ, दूरियां घटने लगी। इस पर आप लोग को विस्तार पूर्वक चर्चा करना है। देखिए, भौगोलिक खोजों का तात्पर्य समुद्र मार्ग से नए नए देशों अर्थात अनजान देशों का पता लगाना। और आपको चर्चा भी हम कर चुके हैं बरगेट में ही कि खोज और आविष्कार में अंतर होता है। खोज इसे कहते हैं, आविष्कार किसे कहते हैं। जैसे देखिए, बल्ब का आविष्कार किसने किया था, जो कि हम बल्ब में पढ़ा रहे हैं ना, बल्ब का लाइट है, तो आविष्कार कहते हैं, खोज नहीं कहते हैं। खोज उसे कहते हैं कि पहले प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर कोई वस्तु उपलब्ध हो, सिर्फ उसे मनुष्य ने उसको जाना समझा, इसको कहा जाता है खोज कहा जाता है। लेकिन जब अपने आवश्यकता के लिए जिस वस्तु का निर्माण करता है मनुष्य, उसे कहा जाता है आविष्कारक। जैसे बल्ब का आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, ग्रामोफोन का आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन, इसके ऐसा ही जैसे मोटरसाइकिल का आविष्कारक डैमलर, इसे आविष्कारक बोलेंगे और ये सबको क्या बोलेंगे, खोज बोलेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा अनजान देशों का पता लगा। फिर से मेरी बातों को लिखिए कि भौगोलिक खोजों का आधार पर समुद्री मार्ग से नए नए देशों का अर्थात अनजान देशों का पता लगाना भौगोलिक खोज ही थे। विश्व की आरंभिक सभ्यता के समय से ही व्यापार जो बोल सकते हैं वाणिज्य एक दूसरे का संपर्क के कारण था। और आप लोग को जो एनसीईआरटी बुक है जिसमें दिया है कि भौगोलिक खोजों का परिणाम व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव, यानी इस पर प्रभाव डाला, और इस पर लिखना है, आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास जो कि हमने चर्चा किया था दूरगामी में, और वाणिज्यवाद के विचार, ईसाई एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार इसलिए हुआ, जैसे मान लीजिए कि समझिए मेरी बात को कि इंग्लैंड के जो पोप के मानने वाले थे, ईसाई धर्म के मानने वाले थे, वो भारत में भी आए, तो अपने जनजातीय समाज या इसमें पढ़ना है कि वह ईसाई धर्म प्रचारक भी आए थे, जिसे बोलते हैं ईसाई मिशनरी। वह अपना धर्म को प्रचार करते थे, अपना धर्म को बढ़ावा देना चाहते थे। वह हमें यह देते थे संदेश
कि आप हमारे धर्म को अपना लीजिए, हम आपको उतना नहीं सताएंगे, हम जो आप लोगों को ब्रिटेन वाले सताते हैं उनसे बचाएंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमारा धर्म परिवर्तन करवा दिया और फिर हमारे ही पर ही जुल्म किया गया। ठीक है, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। दास प्रथा का व्यापार का विकास हुआ और भ्रांतियों का अंत हुआ, ये सब आप लोग टच करिएगा और लिख लीजिएगा। भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या करें। तो देखिए, मध्य युग के पहले अरबों ने और तुर्की ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य का निर्माण कर लिया था। 11वीं से 12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार को लेकर जब धर्म युद्ध हुआ तो एशियाई देशों की शक्ति का पता चल गया और सामंतीवाद गुणों पर था, ये सब बताना है। पोप गुणों पर था, पादरियों को सिर्फ शिक्षा दी जाती थी, जो कि हमने थ्योरी में चर्चा किया है, उसी को तो बताना है और कुछ नहीं, सेम बात को दोहराया जा रहा है। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोग को ये जिस देश का नाम दिया गया जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, मॉरिशस, जापान, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश दिया गया है। कहाँ है, कौन कौन खोज किया, जो कि हमने मानचित्र के द्वारा समझा दिए हैं। अंधकार युग से आप क्या समझते हैं? 4 नंबर क्वेश्चन है, अंधकार युग से बाहर आने में भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार मदद की? तो समझिए बात को कि मध्यकाल में जब यूरोप सामंतों के चंगुल में फंसा था, मेरे बात को लिखिए कि जब मध्यकाल में यूरोप सामंतों के चंगुल में फंसा था तो उस समय वहां का वाणिज्य व्यापार भी शिथिलता की स्थिति में था, यानी वाणिज्य व्यापार जो था वो काफी कमजोर था और धर्म का जो कि प्रचार प्रसार था और स्वरूप था वह माननीय नहीं था, क्योंकि धर्म में सिर्फ पोप को ही शिक्षा दी जाती थी, पदारियों की ही शिक्षा दी जाती थी और काफी भ्रम फैला हुआ था। इस सब को ही लिखना है कि समुद्र को आप लांघ नहीं सकते हैं, समुद्र में जाएगा तो विलन हो जाएगा और पशु पक्षी खा जाएंगे। ऐसा बात को आप लोग को वहाँ इस टॉपिक में लिखना है, जो कि आप लोग को थ्योरी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भौगोलिक खोजों के परिणामों का वर्णन करें, इसने विश्व पर क्या प्रभाव डाला? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का कि भौगोलिक खोजों का बहुत ही व्यापक और दूरगामी परिणाम सामने आया। बोल सकते हैं कि व्यापक परिणाम में आप लोग को लिख देना है और दूरगामी परिणाम में लिखना है और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, दास व्यापार। और देखिए परिणाम में लिखना है वाणिज्यवाद के विकास और औद्योगिक क्रांति के चरम पर पहुंचा और पुनर्जागरण क्रांति में और तेजी आई, ये सब बातों को लिखा जाता है। फिर से मेरी बातों को लिख लीजिए कि भौगोलिक खोजों का बहुत ही व्यापक और दूरगामी सामने आया। पहली बार लोगों को विश्व के विस्तृत जो भूखंड थे से परिचित का मौका मिला। व्यापार के प्रसार से पहले जो देश थे निर्यातक और आयातकार देशों में वृद्धि हुई। मतलब हमारे देश से आप देखिए निर्यात आयात किससे करते हैं? जब कोई देश अपना कच्चा माल दूसरे देशों में बेचता है उसे कहते हैं निर्यात, लेकिन जरूरतों को वस्तुओं को दूसरे देशों से, मान लीजिए कि हम चीन से अपने देश में कोई वस्तु मंगवा रहे हैं, उसे कहते हैं आयात। जैसे देखिए ईरान और इराक से क्या होता है, पेट्रोल केरोसिन का आयात होता है और हमारे यहाँ से क्या होता है, सूती जूट अफीम, ये सब क्या होता है, निर्यात होता है। तो निर्यात समझे यानी अपने देश से, यानी जब कोई देश अपना देश से कच्चा माल या वस्तुएं दूसरे देश में बेचता है उसे निर्यात और वहां से लाता है तो आयात। तो निर्यात आयात का मात्रा काफी वृद्धि हुआ, एक दूसरे देश आयात निर्यात काफी अच्छे से करने लगे। इसका दूसरा लिख सकते हैं कि कारण ये आया कि भौगोलिक खोज और व्यापार के लिए देश के आंतरिक भागों तक यूरोपियों की पीठ ने अमेरिका दास व्यापार ये सब वाला चर्चा करना है आप लोगों को, ये सब आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से हमने क्लास 9 के जो चैप्टर 1 है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी के साथ साथ प्रश्न उत्तरों को भी समझा। इसके जो नेक्स्ट पार्ट होंगे हम लोग का अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, उसको आप लोग को यहाँ पे नोट दम विस्तार पूर्वक अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। उसके साथ साथ थ्योरी, महत्वपूर्ण तथ्य, प्रश्न उत्तर को समझाया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए।